क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। विमुद्रीकरण को आज लगभग 37 दिन हो गए। इन 37 दिनों में हमने देखा है कि 37 दिनों के बाद अगर आज की तस्वीर हम देखें तो बैंकों के बाहर अभी भी कतारें हैं। हालांकि ये कतारें पहले से थोड़ी छोटी हो रही हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा मिल रहा है। हालांकि जितना लोग पैसा चाह रहे हैं, कैश चाह रहे हैं, उतना पैसा जरूर नहीं मिल रहा। तकलीफें लोगों को जरूर हैं, अभी भी लोग थोड़ा सा परेशानी में जरूर हैं, लेकिन इसके बावजूद मोटे तौर पर देखें तो आमतौर पर देखें तो ज्यादातर लोगों का समर्थन इस फैसले को अभी भी हासिल है। लेकिन एक तरफ विमुद्रीकरण के लोगों का धैर्य है, लोग लगातार धीरज के साथ इस फैसले के साथ खड़े हैं, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस फैसले को लेकर राजनीति अपने पूरे चरम पर है। संसद एक तरफ है, हम संसद में देख रहे हैं कि इस पर बहस नहीं हो रही, लेकिन संसद के बाहर आरोपों की झड़ी लग गई है। संसद के बाहर अगर देखें तो इस पर लगातार राजनीति हो रही है, तीखी राजनीति हो रही है, और यह भी कह सकते हैं कि राजनीति जो हो रही है अब उसका स्तर भी बहुत गिरता जा रहा है। आज हम दो टूक में खासकर दो विषय उठाएंगे, जो दो बयान उठाएंगे, उन बयानों के इर्द गिर्द इस पूरी चर्चा को समेटेंगे, और वो बयान दो बड़े नेताओं के बयान हैं, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन बयानों को दरअसल कैसे देखा जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा, विमुद्रीकरण को लेकर अपनी समस्याएं हो सकती हैं, इसको लागू करने को लेकर कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन क्या इस पर बहस हो तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? बजाय बहस के हम ये देख रहे हैं कि इस पर राजनीति हो रही है, और राजनीति भी किस स्तर की, किस लेवल की हो रही है। इसी पर हम बात करेंगे। जिन बयानों का मैंने जिक्र किया, सबसे पहले उन बयानों को हम देख लेते हैं। पहला बयान कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से, जरा इस बयान को देखिए। वो कहते हैं कि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री ने गरीबों के खिलाफ जंग छेड़ दी। गरीबों के खिलाफ जंग छेड़ दी, ये राहुल गांधी का बयान है। राहुल गांधी ये जरूर कह सकते हैं कि विमुद्रीकरण को लेकर लोगों को तकलीफ है, लोगों को पैसे नहीं मिले, लेकिन गरीबों के खिलाफ जंग छेड़ दी, इस बयान को कैसे देखा जाना चाहिए? दूसरा बयान अगर कहें तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान है, और यह बयान देखिए। वो कहते हैं कि नए नोटों से मुसलमानों को दूर रखा जा रहा है। यह असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान है, नए नोटों से मुसलमानों को दूर रखा जा रहा है। राजनीति हो, लेकिन राजनीति किस लेवल की होनी चाहिए, यह दिखा रहा है कि ओवैसी साहब राजनीति करने के चक्कर में कहां से कहां आ गए कि वो विमुद्रीकरण को भी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते हैं। और हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा आज का सवाल टेलीविजन स्क्रीन पर आपके, हमारा आज का सवाल है कि विमुद्रीकरण को मुसलमानों और गरीबों पर हमला बताना, क्या यह राजनीति का निम्न स्तर है? और 3 मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, परिचय करा दें। हमारे साथ आरपी सिंह साहब हैं। आरपी सिंह साहब सेक्रेटरी हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के। हमारे साथ बिलाल सब्जवारी हैं। बिलाल सब्जवारी पॉलिटिकल एडिटर हैं शाह टाइम्स के। और हमारे साथ अधीर रंजन चौधरी साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सांसद। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। चौधरी साहब, अधीर रंजन चौधरी साहब, मैं आपसे शुरू करता हूं। आपको लगता है ये जो दो बयान हमने देखे, राजनीति होनी चाहिए, आपको पूरा हक है, विपक्ष को पूरा हक है सरकार को घेरे, प्रधानमंत्री पर हमले करे, लेकिन ये बयान दिखाते हैं कि राजनीति तो बिल्कुल निम्न स्तर पर पहुंच गई। क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी बात जो कह रहे हैं वो आम लोगों के हालात देखते हुए उनको ये बात बोलने में वो मजबूर हो रहे हैं कि अभी ऐसा लगता है कि आम लोगों के खिलाफ ये सरकार ने जंग छेड़ दिया, इसलिए कि अभी हिंदुस्तान में ये विमुद्रीकरण की लेकर त्राही त्राही मच चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद कह रहे हैं कि मैं अमीरों के खिलाफ ये हम विमुद्रीकरण किए हैं, लेकिन असल में ये गरीबी के खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में ये त्राही त्राही मच चुके हैं। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुके हैं। 105 दफे ये सरकार ये कानून बदलाव किए हैं। 8 नवंबर से आपने कहा 37 दिन हो चुका है, इसमें ये 105 बार ये सारे इनको बयान बदल चुके हैं। इसलिए आम लोगों की जो परेशानियां होते हैं, आम लोगों की जो त्राही त्राही होते हैं, आम लोगों की जो हलचल मच चुके हैं, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी को आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि हम समझते हैं ये हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों के साथ एक साथ खड़ा होके ये एक साथ खड़ा होके उन्हीं की परेशानी आपको लोगों की परेशानी उठाने का बिल्कुल हक है, मैं इस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले ओवैसी साहब के बयान पे आप टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, ओवैसी साहब को बयान का मुझे कोई समर्थन है कि मुसलमानों से नोट से दूर रखा जाए, ये इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, लेना देना नहीं, सही नहीं। मैं अधीर रंजन चौधरी साहब, आपने अपनी बात रखी, हालांकि मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि जो आपने कहा लोगों को तकलीफ है, बिल्कुल लोगों को तकलीफ है, इससे कोई भी इनकार नहीं करेगा, खुद भाजपा ही मानती है।
लेकिन शायद राहुल गांधी या आप खुद पश्चिम बंगाल के हैं, इसलिए हिंदी में कह सकता हूं कि आप ये कह सकते थे कि लोगों को तकलीफ है, आप ये कह सकते थे लोगों को परेशानी है, लेकिन गरीब लोगों के खिलाफ जंग छेड़ना, ये मुझे लगता है ये ज्यादा जो है, मैं इस पर लौटूंगा। जंग मतलब यही तो है, जहां आम लोगों के खिलाफ जंग छेड़ना साहब, गरीबों के खिलाफ जंग छेड़ना, ये बयान मुझे लगता है अतिशयोक्ति से भी ज्यादा। आम लोगों के खिलाफ जो कदम उठाया जाएगा वो जंग छेड़ने का बराबर होते हैं हमारे दृष्टिकोण से। साहब वो कह रहे हैं आम लोगों के खिलाफ जंग है, ये किस तरह से, क्योंकि आम लोग बहुत परेशान। 70 साल तक इन्होंने आम लोगों के खिलाफ जंग छेड़ी रखी, काला धन कमाया, मैं बता रहा हूँ, काला धन कमाया, बड़े बड़े स्कैम किए। पिछले 10 साल में ही देख लीजिए जितने स्कैम इस देश में, उतने बड़े स्कैम कभी हुए नहीं। 12 लाख करोड़ रुपए लगभग स्कैम हुए। काला धन इनके नेताओं ने कमाया, इनके नेता काला धन के कमाने के कारण, अरे सुनिए, हाँ, अरे श्वेत पत्र लाने से नहीं होता ना, किया क्या उसके ऊपर, श्वेत पत्र लाने से उस पर कदम उठाया क्या? आज तक कांग्रेस ने कभी एक भी कदम काला धन के खिलाफ उठाया? राहुल गांधी ने शुरू कहा हम डिमोनेटाइजेशन के हक में हैं, बाद में वो बयान बदल रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि आम आदमी के खिलाफ जाएंगे। पहले वो कह रहे हैं हाँ नहीं कदम ठीक है, इसका इंप्लीमेंटेशन गलत है। अरे भैया जब कदम ठीक है तो आम आदमी के हक के लिए कदम है ना। अगर काला धन पकड़ा जाएगा, देश में काला धन रुकेगा, काला धन का आगे प्रोसेस रुकेंगे तो उसमें क्या बुराई है? वो तो अल्टीमेटली आम आदमी के पक्ष में जाएगा। कोई जितना काला धन पकड़ा जाएगा, जितना काला धन रोका जाएगा, उतना ही सरकार की टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, सरकार की टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, उतना ही लाभ आम आदमी को जाएगा। परंतु आज दिक्कत ये हो रखी है ईमानदारी में, इसलिए छोटी बात कहूँगा, दिक्कत हो रखी है कि आज विपक्ष के नेताओं को ये लग रहा है नोटबंदी के चलते उनकी वोटबंदी भी हो गई। आप कृपा कर मैं आज सुबह भी एक चैनल पे गया, वो जो ड्राइवर मुझे लेने आया था उनका नाम मोहम्मद इमरान था, मैंने उससे पूछा मैं क्या हाल है, कैसे है, मयूरविहार में रहते हैं? बोले सर तकलीफ है, परंतु हमें ये अपेक्षा है कि 100% इसका अल्टीमेटली लाभ हमको गरीब आदमी होगा। मैं नाम दे रहा हूँ आपको व्यक्ति का, तो गरीब आदमी जानता है, जो आम आवाम है वो जानता है कि इसका अल्टीमेट लाभ हमको होने वाला है। परंतु कांग्रेस की तकलीफ ये हो रखी है कि अब करें क्या। अब वो कभी कहते हैं मैं कुछ बोलूंगा तो अर्थक्वेक आ जाएगा, भैया उस अर्थक्वेक का इंतजार करें। इतने दिन पार्लियामेंट आपने चलने दी, आपने एक शब्द बोला नहीं, आज कहते हैं अर्थक्वेक आ जाएगा, फिर कहते हैं मैं बलून पंक्चर कर दूंगा। पता नहीं कैसी कैसी भाषा, कैसी कैसी शब्दावली इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने भारत बंद की कॉल दी, भारत का आक्रोश दिवस मनाया, कहीं आक्रोश दिखा नहीं, भारत बंद कहीं हुआ नहीं, लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया कि अब उसको कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहते हैं, कोई ना कोई तरीका निकालना चाहते हैं, कोई ना कोई नया बहाना ढूंढते हैं। हमें मुझे पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया, अरे सबको पता है, सारी दुनिया को पता है, सबने टीवी में देखा कि पार्लियामेंट आपने चलने नहीं दी, आप पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल सकते थे। और आपका कोई बड़ा मसाला है, कोई बहुत ऐसी बात है तो आप बोलिए ना, कौन रोक रहा है आपको? जी बिलाल, मैं आपसे पूछता हूं, राहुल गांधी अभी रहने देते हैं क्योंकि राहुल गांधी पर बीजेपी कांग्रेस ने दोनों अपने बात रखी। ओवैसी साहब के बयान को आप कैसे देखते हैं? मैं ओवैसी साहब के बयान को पूरी तरह कंडेप्ट करता हूं, इसकी निंदा करता हूं। वो कहीं ना कहीं डिमोनेटाइजेशन के इशू को सांप्रदायिक रूप से देख रहे हैं। ये हालात जो हिंदुस्तान के अंदर हैं इस वक्त, जहां हमें इस इशू पर बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। जो लड़ाई गरीबों के विरुद्ध बताई जा रही है, सही मायने में तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। ये बात मैं स्वीकार करता हूं कि इसके एग्जीक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लोग लाइन में लग रहे हैं, आप सब लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन इसको गरीबों के खिलाफ लड़ाई बनाना, मैं इसकी भी निंदा करता हूं। राहुल गांधी ये कह सकते हैं कि गरीबों को तकलीफ हो रही है, लेकिन ये कहना कि गरीबों के खिलाफ जंग है, ये मैं इससे सहमत नहीं हूं। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी, भाषा की शायद समस्या, हालांकि जस्टिफाई उन्होंने करा है, कहना है कि किस सेंस में, लेकिन शायद आप और हम हिंदी पत्रकारिता के लोग हैं, हमें लगता है शायद भाषा की शायद एक समस्या है कि गरीबों के खिलाफ जंग बोल दिया, शायद अतिशयोक्ति। मेरा ख्याल है भाषा की समस्या राहुल गांधी के साथ हमेशा से रही है। वो थॉट प्रोसेस उनका इंग्लिश में रहा है, और जब वो हिंदी बोलते हैं तो अक्सर उनसे इस तरह की एरर्स होती हैं। हो सकता है भाषा की समस्या हो, लेकिन इस वक्त उनकी इंटेंशन को नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि इस वक्त वो फुल मोड में है पॉलिटिक्स के। वो प्रधानमंत्री को भी निशाने में लिए हैं। रहा सवाल असदुद्दीन ओवैसी का, असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति में मुझे साफ तौर पर सांप्रदायिकता की बू नजर आती है। इस तरह डिमोनेटाइजेशन के इशू को सांप्रदायिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इससे समाज में ध्रुवीकरण होगा। अगर वो हैदराबाद की एक सभा में कहते हैं और उनको पता है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, तो जाहिर तौर पर उनका निशाना जो है यही है कि मुस्लिम वोटों का, जैसे आपने कहा, ध्रुवीकरण। लेकिन आपको लगता है कि मुस्लिम इलाकों में बैंक नहीं है, वहां पैसे नहीं पहुंचे, इस तरह की राजनीति करना, क्या आपको लगता है आज ये मुस्लिम देश का आम मुसलमान भी इस तरह की बातों को स्वीकार करेगा क्या? लेकिन मैं आपको इसके परिप्रेक्ष्य में लेना चाहता हूं। जब यूपीए 2 और यूपीए 1 की बात आई थी, जहां तक रहा असदुद्दीन ओवैसी का सवाल, असदुद्दीन कांग्रेस के एलआई रहे हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। उस समय प्रधानमंत्री के ऑफिस से ये दिशा निर्देश दिए गए थे रिजर्व बैंक को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, कि अल्पसंख्यक समाज के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बैंक खोले जाए, एटीएम खोले जाए। और जिन जिन लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया उनको एटीएम मिले, जिन लोगों ने उसके लिए जमीनें कहा कि हमारे उपलब्ध है, वहाँ बैंक भी खुले। लेकिन ये कहना अल्पसंख्यकों को पैसा नहीं मिला, मुसलमानों को पैसा नहीं मिला, ये सरासर गलत है। जहाँ से मैं जिस समाज से आता हूँ, मेरे यहाँ लाइनें जरूर लगी, लेकिन ऐसा दिक्कत नहीं है कि अल्पसंख्यकों को पैसा नहीं मिल रहा। जो इसमें जो दिक्कत
हिंदुओं हिंदू को को भी है, सिखों वो को मुसलमान को भी है। बौद्धों को है, सही मायनों में ये कोई भी हिंदू दिक्कत मुसलमान का मुसलमानों विषय को ही भी, नहीं है, लेकिन बल्कि ये एक नागरिक का विषय है, बिल्कुल। पब्लिक का विषय है, एक आम नागरिक का विषय है। ये कह सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी एक नागरिक को समस्या आ रही है। ये कहना कि मुसलमानों को पैसा नहीं लग रहा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ बिल्कुल। जी अधीर रंजन चौधरी साहब, कांग्रेस के संदर्भ में जब बात होती है तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि संसद में बहस नहीं हो रही, जैसे बिलाल ने भी कहा ये गंभीर मसला है और अगर लोगों को तकलीफ हो रही है तो संसद सर्वोच्च संस्था है जहां पर इस मसले पर बहस होनी चाहिए, लोगों के कंसर्न उठने चाहिए। संसद में बहस नहीं होती, बाहर कहा जाता है कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा, बाहर कहा जाता है कि भैया हम गुब्बारा फोड़ देंगे, भूकंप ला देंगे, तो इस तरह की राजनीति कहां ले जाएगी कांग्रेस को? सबसे पहले ये मैं बात करना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी बड़े अच्छे हिंदी कहते हैं, इंग्लिश भी बड़े अच्छे कहते हैं, उनका भाषा में कोई गलती नहीं है। ठीक है। अगर कोई इसमें कोई ढूंढना चाहते हैं कि उसका भाषा में कहीं हेयर स्प्लिटिंग करना चाहते हैं, वो गलत है। ठीक है। सदन की बाहर सबसे पहले सदन की बाहर वक्तव्य पेश किए हैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। सबसे पहले सदन के बाहर उन्हें रोए भी थे, रोना धोना भी किए थे। सदन की बाहर उन्होंने ये भी कहा था, सदन तो आप चलने नहीं दे रहे ना। सुनिए ना, हाँ। सदन की आपने बाहर एक दिन भी सदन चलने दिया क्या? पर अधीर रंजन जी, आप जो बात आप कह रहे अगर बोलने हैं, देंगे एक मिनट तो- में आपको नहीं, अधीर रंजन मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं, लेकिन मेरे कुछ काउंटर क्वेश्चन भी क्यों हैं। नहीं, आप क्यों प्लीज, आप अगर ये कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि अभी जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, एक चैनल ने जो किया, उसमें तो ये बात साफ हो गई कि नेता लोग खुद नोटबंदी कर रहे ये कौन सी हैं। पार्टी के नेता हैं? आपके हेडक्वार्टर में तारिक सिद्दीकी साहब है जो कि नोटबंदी कर रहे थे, वो उस स्टिंग ऑपरेशन में साफ दिखाया गया कि कांग्रेस हेडक्वार्टर में 24 अकबर रोड में बैठे तारिक सिद्दीकी साहब कहते हैं कि आप पैसे ले आओ पुराने, हम आपको कमीशन लेके, तो फिर ये तो हो रहा है। हिंदुस्तान में सीबीआई किसको पकड़ते हैं, कहां से पैसा निकालते हैं। अरे वो पकड़ा ना, अभी तो पकड़ा, और अभी तो पकड़ा तारिक सिद्दीकी साहब को। रिजर्व बैंक के ऑफिसर भी पकड़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल। बीजेपी के नेता भी है, सब हैं। और दूसरी बात यह है कि करोड़ों रुपया, नया करोड़ों रुपया और आतंकवाद भी पास भी चले गए हैं। और ये तो हम लोग की ये एक एप्रीहेंशन है कि प्रिंटिंग जहां होता है, मीन से पिलफरिंग होते हैं, निकल जाते हैं, यानी ये भी हमारे ये एक आशंका पैदा करते हैं हालात देखते हुए। जहां लोग नोटों के लिए कतार में खड़े हुए हैं, वहां सैकड़ों करोड़ों रुपया बाहर कैसे नया नोट निकल जाते हैं, ये सरकार को देखना चाहिए। वही ठीक है, ये बिल्कुल, ये आपका वैलिड पॉइंट है। वो बात बोलने के लिए हम लोग सदन में हम लोग खड़ा बैठे हैं। हाँ। लेकिन देखिए, सदन में जब विपक्ष होता है, जरा सा एक ठीक। सदन से जब विपक्ष क्या करते हैं, हमारे लिए पार्लियामेंट में रूल्स एंड प्रोसीजर है। विपक्ष चाहेंगे कि रूल्स एंड प्रोसीजर में कोई चर्चा हो। हम कभी चाहेंगे नो कॉन्फिडेंस, कभी चाहेंगे एडजॉर्नमेंट, कभी चाहेंगे 184, कभी चाहेंगे 139। ये हमारा मांग है, ये हमारा हक है। बिल्कुल आपका हक है। नहीं, बिल्कुल आपका हक है, बिल्कुल आपका हक है। लेकिन वेल में आ जाना, स्पीकर के ऊपर पर्चे फाड़ के फेंकना, वेल में आके नारेबाजी करना, प्ले कार्ड दिखाना, ये कौन से प्रोसीजर में है सर? तो एनडीए वालों ने सीखा। नहीं सर, तो आप सीख गए। सदन को तो एनडीए वालों ने सीखा। मतलब आप हम लोग आउट ऑफ डिस्परेशन, हमारा बात जब नहीं सुना जाता, हम बोलने की कोशिश करते हैं, हम बोलने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन एक बात हमारा नहीं सुना जाता। और एल के आडवाणी जी भी इनके खिलाफ बोल रहे हैं। हम लोग क्लाइम डाउन करते करते अभी हम लोग कह रहे हैं कि ठीक है, जो मर्जी उसमें अब चर्चा कराओ। पहले हम लोग कहा था कि एडजर्नमेंट मोशन पर चर्चा हो। दूसरे बार हमने ये कहा कि 184 में हो। सर आज सुनिए ना, उसके सर, बाद एक हम ये मिनट कहना है कि सर, आपका जो मर्जी उसमें सर, कराओ। संसदीय कार्य लेकिन मंत्री अभी क्या हो रहा है अनंत हिंदुस्तान में, संसदीय कार्य मंत्री पार्लियामेंट- अनंत कुमार का आज का बयान है कि विपक्ष बिल्कुल झूठ बोल रहा है। हम पहले दिन से कह रहे हैं चर्चा करो, आप चर्चा के लिए तैयार नहीं हो रहे। इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है। ये गवर्नमेंट वहाँ से पर सब चीज चले जाना। है। वो जो बुझाल लाना चाहते हैं, लाए ना सदन पर में सिंह साहब, बुझाल। जय- ये हमारा बोलना सिंह साहब चाहिए। कह रहे- ये कह रहे- स्पॉन्सर्ड अच्छा, ठीक है, उनको ठीक है। दिखा चुकी है कि अर्थक्वेक और बुझाल कैसे होते हैं। सिंह साहब ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड डिसरप्शन है। आप वो कह रहे हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड डिसरप्शन है और हम रूल और प्रोसीजर के तहत काम कर रहे हैं और हमारा हक ये है। और government sponsored ये बात मुझे लगता है ये बात इंपॉर्टेंट होने का कि भैया ये डिसरप्शन वेल में आना, ये तो हमने एनडीए से सीखा है। ये नहीं, ये तो शुरू एनडीए में किया था, सीखा तो हम लोग। एक मिनट जी। सुनिए, हाँ, एक चलो कहते इसको तो ये कालेधन के खिलाफ है जी। या कालेधन के पक्ष में, ये तय करना उन्होंने। ये जो कर रहे हैं ये साबित करता है कि कालेधन के पक्ष में है। और ये जो कह रहे हैं कि मिंट से पैसा गया, वो मिंट से पैसा अगर गया तो सीधा 24 अकबर रोड पे गए, तो इनको जवाब देना पड़ेगा कि इन्होंने कोई सोलंग तो नहीं बना कि मिनट तक 24 अकबर रोड पे। सरकार आपका है, हम क्यों जवाब दे? यहाँ से पैसा आ रहा है, इनको जवाब देना सरकार तो पड़ेगा। आपका है, आप क्योंकि पकड़ लो हमें। आदमी तो इनके पकड़े जा रहे हैं, इनके पार्टी हेडक्वार्टर से पैसा बदला जा रहा है, तो ये आप बताइए पकड़ लो जवाब हमें। इनको देना पड़ा, हमको नहीं देना जवाब। क्योंकि ये दिक्कत, असली ईमानदारी दिक्कत है जो
अंडरलाइनिंग बात है कि नोटबंदी के चलते चलते इनकी वोटबंदी हो गई है। आज इनको पीड़ा इस बात की है कि आम आवाम इस फैसले के पक्ष में है। वो जानते हैं कालेधन का अल्टीमेटली बंद होने से लाभ उनको होने वाला है और इसका इनके पास जवाब नहीं है, उस पर ये बात करने को तैयार नहीं है। इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि इनके नेता कैसे उस सारे इन्वॉल्व थे इनके अभी। और ये कालेधन की बात करते हैं, इनके तो दोनों शीर्ष नेताओं के खिलाफ 5,000 करोड़ रुपए का मुकदमा चल रहा है जिसमें इनके ये बेल पे बाहर है, इसकी बात करते हैं। ठीक है बिलाल, आप पार्लियामेंट में लगातार मौजूद रहते हैं, वहां पे देख रहे हैं, आपको क्या लगता है, जैसे अधीर रंजन जी ने कहा ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर जो है डिसरप्शन है और विपक्ष का हक है, विपक्ष की बात नहीं सुनी, जबकि आज अनंत कुमार साहब ने कहा कि पहले 15 दिन हम लगातार कहते रहे और विपक्ष की ओर से कोई भी इस तरह का प्रस्ताव नहीं आया, हम लगातार कोशिश कर रहे। उन्होंने साफ तौर पर अनंत कुमार साहब ने झूठ शब्द का इस्तेमाल किया है कि विपक्ष झूठ बोल रहा है, हम लगातार उनसे कह रहे थे चर्चा करो, लेकिन चर्चा के लिए विपक्ष तैयार नहीं हुआ। देखिए, जहां तक संसद के चलने का सवाल है, संसद में व्यवधान निरंतर बना हुआ है। 16 तारीख को ये सत्र समाप्ति की ओर है और निरंतर इसमें व्यवधान की बहुत सारी वजहें हैं और जनता देख रही है। लेकिन इसमें दो इम्पॉर्टेंट फिगर्स को मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा। पहला बयान इस सिलसिले में लाल कृष्ण आडवाणी जी का आया, उन्होंने कहा कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है और विपक्ष उसमें हेल्प करे। जब राष्ट्रपति का बयान आया तो उन्होंने कहा दोनों की जिम्मेदारी सदन चलाने की होती है, तो आप सत्ता पक्ष विपक्ष पे नहीं डाल सकती और विपक्ष सत्ता पक्ष पे नहीं डाल सकती, दोनों मिलकर ही सदन चल सकता है। और कांग्रेस के पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, अगर वो डिमोनेटाइजेशन के इशू पर अपनी बात को सदन में रखते तो इसका मैसेज पूरे देश में जाता। हाँ। और इसके प्रोज एंड कॉन सामने रखते तो इसका मैसेज पूरे देश में जाता। अगर कांग्रेस पार्टी के पास, कांग्रेस राज्यसभा में तो मदद कर रही है सदन चलाने के लिए, तो लोकसभा में क्यों नहीं कर रही? तो मेरा मकसद कहने का यह है कि कांग्रेस को अपनी विपक्ष की राजनीति अगर करनी थी तो इस इशू पर प्रोज एंड कॉन्स के साथ डिबेट में पार्टिसिपेट करके जनता को एक मैसेज दे सकते थे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इशू फिजल आउट होता जा रहा है और कांग्रेस जो है शायद इसमें पिछड़ती जा रही है। लगता है कि कांग्रेस में इसमें दो ओपिनियन है। एक, कांग्रेस के लीडर्स चाहते हैं कि सदन चले, कुछ लोग चाहते हैं सदन नहीं चले। तो मुझे ये लगता है कि अगर कांग्रेस ने पार्टिसिपेशन करके सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेके डिबेट्स में हिस्सा लिया तो सदन की कार्रवाई चलने दी होती और अपनी बात रखी होती, तो मेरा ख्याल है वो अच्छी विपक्ष की भूमिका निभा सकते थे। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं अधीर रंजन जी कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मैं आपके पास लौटूंगा। अधीर रंजन जी, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद दो टूक में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आत्मविश्वास की नई ताकत सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। मम्मी आपके पास आधार है और पापा के पास भी, तो फिर मेरे पास क्यों नहीं? क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो। टीचर कह रही थी मेरा भी आधार होना चाहिए और चुटकी का भी। जी हाँ, नवजात शिशु का भी आधार बन सकता है। इसके लिए आधार केंद्र अथवा स्कूल या फिर आंगनवाड़ी में लगने वाले शिविर में जाएं। ये पूरी तरह से निशुल्क है। मेरे बच्चे की सही शुरुआत, मेरा आधार मेरी पहचान। आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड। पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, वो देखो। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। मदद हमारी, मंजिल आपकी। भारत है हमारा, हम है सहारा। आत्मविश्वास की नई ताकत सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। क्या भाई साहब, कहाँ बिजी है? बस यार, अभी अभी मैंने अपना एडवांस टैक्स ई-पे किया है। तब तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए। मैंने क्या किया? सीमाओं की सुरक्षा के लिए तो हमारे ये वीर जवान तैनात हैं। पर ये तभी संभव है क्योंकि आप जैसे जिम्मेदार लोग एडवांस टैक्स के रूप में समय पर अपना योगदान दे रहे हैं, और इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, सही समय पर सही एडवांस टैक्स जमा करवाएं। एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा करने की अंतिम तारीख है 15 दिसंबर 2016। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। लाइए
बाबूजी, मैं पढ़ देती हूँ। बहू चश्मा ही नहीं ला कर देती, आँखें बन जाती है और इन महाशय को ही नहीं, इनके जरूरी कागजों को भी संभालती है। पर अब वक्त है कि पूरा परिवार उसके लिए कुछ करे, इसलिए दूसरी या तीसरी तिमाही में एक बार उसे 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जरूर ले जाएंगे, जहाँ सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर्स भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हों तो उनका सही समय पर इलाज कर सकें। 9 तारीख को होने वाली माँ का ख्याल सबसे पहले। मुझे मिला। मुझे भी मिला। और मुझे भी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की इस योजना में छोटे कारोबारियों के लिए है टर्म लोन यानी मियादी कर्ज, जिसमें 10 लाख तक की मदद का प्रावधान है। एनजीओ से जुड़ी अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए है माइक्रो फाइनेंस स्कीम यानी लघु वित्त योजना, जिसमें है 50,000 तक का कर्ज। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए है एजुकेशन लोन स्कीम, जिसमें है प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों पर लोन। तो आप भी NMDFC की कर्ज स्कीम से लाभ उठाएं। हुनर को हौसला। अरे वाह राधा, नई यूनिफॉर्म। आज मेरी बिटिया को स्कूल से छात्रवृत्ति जो मिली है। पर इतनी आसानी से कैसे मिल गई? बिटिया के स्कूल में आधार कैंप लगा था, वहाँ इसका आधार बनवाया, जिससे छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करना और भी आसान हो गया। आज ही अपने बच्चों के आधार पंजीकरण हेतु अपने नजदीकी आधार केंद्र, स्कूल या आंगनवाड़ी से संपर्क करें। मेरे उज्जवल भविष्य की उड़ान, मेरा आधार, मेरी पहचान। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा। और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नगद रहित लेन देन से लिखे नए भारत की कहानी। सब हिंदुस्तानी चुन रहे आसानी, भुगतान करे, खरीदारी करे या टिकट बुक कराए, ऐसे सारे काम डेबिट कार्ड और मोबाइल बैंकिंग से हो जाए। नगद रहित फायदों की कीमत सबने है पहचानी। सब हिंदुस्तानी। चलिए हम सब नगद रहित लेन देन की दिशा में आगे बढ़ें और आज ही नगद रहित बैंक सेवाओं का इस्तेमाल शुरू करें। अपना समय बचाएं और जीवन आसान बनाएं। भारतीय बैंक संघ तथा वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। अरे सुबह सुबह इतनी जल्दी मचा रखी है। हाँ बाय पापा। आप में से कौन कौन विदेश में हायर स्टडीज के लिए लोन लेना चाहता है? मैडम इंटरेस्ट कितना होगा? जो भी अल्पसंख्यक स्टूडेंट विदेश में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी जैसी हाई स्टडीज के लिए लोन लेना चाहता है, उसके इंटरेस्ट पर सरकार सब्सिडी दे रही है। यानी आपके एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट अब सरकार चुकाएगी। मदद हमारी, मंजिल आपकी। फिर तो मैंने उसकी धुलाई की ना, सारी इकड़ी निकाल दी। मैंने अपना उत्तरा निकाला, कर दिया। कहला भाई 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 प्लीज मेरी रैगिंग मत करो, मेरी रैगिंग मत करो। राहुल क्या राहुल सुसाइड कर लिया उसने है? रैगिंग आपकी जिंदगी के वो हसीन पल छीन सकता है जो आपने और आपके पेरेंट्स ने आपके लिए सोचा है। आपकी जिंदगी और करियर आपके हाथ में है। स्टॉप रैगिंग। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं विमुद्रीकरण को लेकर, जिस तरह की राजनीति चल रही है। राहुल गांधी ने कहा यह गरीबों के खिलाफ जंग है, और असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि मुसलमानों तक नया नोट नहीं पहुंच रहा है और एटीएम जो है मुसलमानों के इलाकों में एटीएम में पैसा नहीं है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस पर पहले राजनीतिकरण और अब सांप्रदायिकरण करने की कोशिश हो रही है, क्या ये राजनीति का निम्न स्तर है? इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह साहब बीजेपी से, बिलाल सब्जवारी पॉलिटिकल एडिटर हैं, और हमारे साथ अधीर रंजन चौधरी साहब कांग्रेस के सांसद हैं। अधीर रंजन चौधरी साहब, समय कम है, लेकिन जैसे बिलाल साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक मौका गवा दिया।
आप जब तक इस बहस के मूड में आ रहे हैं तब तक लाइनें छोटी होती जा रही हैं और जनता की जो तकलीफें थी अब सरकार के कदमों से वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। तो आप शायद पिछड़ गए और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर भी शायद दो फांक थी, दो तरह के गुट थे, एक चाहता था डिसरप्शन, एक चाहता था कि, तो आप कहीं ना कहीं पिछड़ गए। देखिए ये सरकार जो है ना, सरकार खुद टेंटेटिव है और निश्चित नहीं है। जैसे कि शुरुआती तौर पे मोदी साहब ने कहा कुछ ही दिनों में सब कुछ सुधर जाएंगे, वित्त मंत्री जी कहा 2-3 हफ्ते में सब कुछ सुधर जाएंगे, गृह मंत्री जी कहा 1 महीने में सुधर जाएंगे, प्रधानमंत्री कहा 50 दिन मुझे समय दीजिए। अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे कि 50 दिन का बस धीरे धीरे सुधर जाएंगे और रेवेन्यू सेक्रेटरी कह रहे हैं कि सारे नोट वापस आ जाएंगे। तो ये सारे इन्हीं लोगों के अंदर खलबली मचे है, हमारे लिए कुछ नहीं। और जब हम बोलने बहस कीजिए ना, आप बहस कीजिए, सरकार को घेरिए। वही तो बोल रहे हैं, उन्होंने जो कहा है सही बात कहे। बिजनेस हाउस में बिजनेस ट्रांजैक्शन करना, बिजनेस चलाना सरकार की ये कर्तव्य होते हैं और विपक्ष इनको मदद करते हैं। आप रिवाइंड कीजिए फ्राइडे पिछले फ्राइडे को रिवाइंड कीजिए आपका टीवी में। हम लोग जब राहुल गांधी जब बोलने के लिए तैयार बैठे हैं तो सारे सरकार परक पक्ष की जो चीफ हुई वो खुद उठकर और अनंत कुमार जी वो खुद ये बाधित किए हैं। इसलिए कह रहे हैं कि सरकार खुद बाधित कर चुके हैं। ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड डिसरप्शन। आपने पिछले फ्राइडे की बात की, लेकिन उससे पहले की भी कहानियां मैं उन सब में अभी नहीं जाना चाहता। उससे पहले की कहानियां है जब बहस शुरू हुई उसके बाद जो है उस बहस को किस तरह से डिस्टर्ब किया गया, मैं उसमें लेकिन मैं बहुत संक्षेप में अधीर रंजन बहुत संक्षेप में आखिरी बात आपसे जानना चाहता हूं। हम चाहेंगे, हम विपक्ष रूल के मुताबिक तो चाहेंगे, वो ये हमारा अधिकार है। वो आपका अधिकार है, लेकिन बेल में आना, कागज फाड़ना, प्ले कार्ड लहराना ये आपका अधिकार नहीं है। माफी चाहते हैं अधीर रंजन जी, बहुत संक्षेप में। आपको लगता है कि अब जब बार बार आप ये कह रहे हैं कि अगर गरीबों के खिलाफ ये युद्ध है या जो भी आप कह रहे हैं कि लोगों की तकलीफ है, आपको लगता है कि इस पर राजनीति के बजाय एक अच्छी बहस हो और इस पर जो है तथ्य लोगों के सामने आए, इसके लिए क्या कि हम पेश करते हैं, हमारे पास बहुत सारे तथ्य हैं, हम पेश करना चाहते हैं, मुझे मौका दिया जाए। राहुल गांधी जी हर दिन आके पार्लियामेंट में गुजारिश करते हैं, कांग्रेस पार्टी ये दरखास्त करते हैं स्पीकर साहिबा को कम से कम एक बार हमें मौका दिया जाए, हम अपना बात रखें। ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी और अपनी बात रखना चाहते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। आपको लगता है अब इस मुद्दे पर अब राजनीति संसद के बाहर ना हो बल्कि संसद में इस पर डिबेट हो, उसका वक्त आ गया और कम से कम इस तरह के बयानों पर रोक लगना चाहिए? मैं तो कह रहा हूं कि असल में दिक्कत होगी कि जंतर मंतर को पार्लियामेंट में ले आए। ये सब जो कर रहे हैं जंतर मंतर में करने वाले काम है, ये पार्लियामेंट में करें। कोई जंतर मंतर में इनको कोई इनके साथ चल नहीं रहा तो लगा चलो हम पार्लियामेंट में कर लेंगे, पर हकीकत है ये डिबेट करने के लिए सीरियस नहीं है। ये शुक्रवार की बात करते हैं, शुक्रवार को भी इनके यहाँ से, क्योंकि इन्होंने इतने दिन संसद नहीं चल रही, हमने कहा भाई आपने संसद रोकी, आपने संसद चलने दी, एक बार खड़े होकर इतना कह दी कि हमसे गलती होगी, हम माफी मांगते हैं, हम आगे चलाएंगे जी। माफी तो आप लोगों को मांगना चाहिए। अरे आपने बोला दादा सुनिए, माफी मांगेंगे हम लोग, माफी तो आप लोगों को मांगना चाहिए। सारे विपक्ष को आप लोग चोर बना दिया, प्रधानमंत्री जी सारे विपक्ष को चोर बोलते हैं, माफी तो प्रधानमंत्री जी को मांगना चाहिए। एक मिनट सामने आपने पक्ष आने दिया, ठीक है, माफी तो आपने इन्हीं लोगों को ठीक नहीं का पार्लियामेंट ना चलकर नुकसान किया। बहुत संक्षेप में बात, एक आखिरी बात है क्योंकि लोगों ने अब तक जो है तकलीफ सही, लोग सरकार के साथ इस फैसले पे खड़े रहे। आपको क्या लगता है, जैसे अधीर रंजन चौधरी साहब कह रहे हैं कि बार बार जो है बयान बदले जा रहे हैं और कितने दिन तक तकलीफ होगी लोगों को, इस बारे में आप क्या आश्वस्त कर दे और क्या वास्तव में काला धन के खिलाफ ये लड़ाई अभी भी है? क्योंकि इस पर बात आ रही है कि भाई कैशलेस इंडिया बन जाए, तरह तरह के बयान है, तो क्या अभी भी काले धन के खिलाफ लड़ाई है? लोग ये विश्वास करें? इसमें आपको बड़ा स्पष्ट करता हूं, ये लड़ाई काले धन के खिलाफ है। जब हम कैशलेस इंडिया की बात करते हैं, लेस कैश इंडिया की बात करते हैं, वो भी काले धन के खिलाफ है। जब सारी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू, एटीएम के थ्रू, आपके कार्ड के थ्रू होगी तो वो सारी ट्रांजेक्शन ट्रैक होगी। जब तक वो पैसा बैंक के माध्यम से, जब तक काला धन नहीं रह सकता तब तक आपको उस पर टैक्स पे करना ही पड़ेगा, ये समझ लीजिए। इसलिए इसमें काले धन और कैशलेस में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। दूसरी बात, जहां तक संसद चलने की बात है, हम तो अभी भी कह रहे हैं, आपने जो अर्थक्वेक लाना लाई ना संसद में आकर बोलिए, कौन जो आपने गुब्बारा जो बुग्गा फोड़ना, आपका बचपन का कोई शौक बच गया है बुग्गा फोड़ने का, आकर कर लीजिए पूरा, कौन रोक रहा है? चलिए बहस यहां पर चली, लेकिन जाहिर तौर पर बहस संसद में चलनी चाहिए। अब संसद का सिर्फ अब कह सकते हैं कि 2 दिन बचे हैं, बाकी उम्मीदें करनी चाहिए कि विमुद्रीकरण के मुद्दे पर संसद में कुछ गंभीरता दिखाई देगी। और अब तक जो हंगामा हुआ और जो आरोप संसद के बाहर लग रहे थे, अगर किसी के पास उन आरोपों में दम है, अगर किसी के पास वास्तव में कोई बड़ी चीज है तो वो संसद के पटल पर रखी जानी चाहिए। देश की जनता का यह हक है, बजाय इसके कि संसद के बाहर इस तरह के बयान दिए जाए, जो बयान कह सकते हैं कि एक तरह से राजनीति का निम्न स्तर पर पहुंच गया। उस तरह के बयानों पर रोक लगनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का दो टूक में, और दो टूक में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।